नमस्कार, मैं हूँ नीलेश और आपका एग्जाम गुरुजी के डेली करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आप सभी को जानकारी दे देते हैं कि यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको एमपीपीएससी के 2022 के प्री के नोट्स और मेंस के नोट्स चाहिए तो वो एग्जाम गुरुजी पर उपलब्ध हैं। इन नोट्स के साथ आपको मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज मिल रही है। प्री के नोट्स के साथ आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलती है। वही मुख्य परीक्षा मेंस के नोट्स के साथ जो मुख्य परीक्षा के नोट्स हैं हिंदी मीडियम में, इसके साथ आपको मेंस की टेस्ट सीरीज मिलती है जो कि 2021 के लिए है। और साथ में जो 2022 को टारगेट कर रहे हैं वो चाहे तो इन टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपको इसके साथ में वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, मॉडल आंसर सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी प्रकार से इसमें आपके जो टेस्ट डिस्कशन है वो यूट्यूब पे आपने देखे होंगे, वो लगातार क्लासेस उसकी चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की शुरुआत करने से पहले आपको ये भी बता दें कि यदि आप की तैयारी आपको लगता है कि पूरी है और आप लगभग 5,000 छात्रों के बीच में बैठ करके खुद को देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, तो आप एकलव्य टेस्ट सीरीज जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, आप इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने वालों के लिए भी सब कुछ है, इसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ रहेगा। जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको 100 रुपीज का कैशबैक दिया जाएगा जो कि वॉलेट कैशबैक होगा। यानी सबको जितना 99 रुपए का रजिस्ट्रेशन के साथ आपको 99 रुपीज का कैशबैक भी रहेगा। आपको ये टेस्ट जो आयोजित होंगे स्कॉलरशिप टेस्ट, इसमें आपका एमपी के और 2022 का करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। माइनस मार्किंग के साथ ये टेस्ट होंगे और इसमें 40 मिनट का आप सभी को टाइम दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करने पे मिलेगी या तो आप डायरेक्ट इसको ऐप डाउनलोड करके वहां से भी परचेज कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे हम पिछले दिनों हमने क्या क्या पढ़ा उसके रिवीजन के साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संगाई उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वहां पर गए हुए थे। मणिपुर में मनाया जाता है। भारत मध्य प्रदेश के 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कौन सा पदक मिला है। दिल्ली में आयोजित हुआ था, कांस्य पदक मिला है। नागरिक सेवा को मान्यता प्रदान करने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष किस तारीख को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई अभ्यारण्य कहाँ पर बनेगा, तो ये बनेगा इंदौर में। अखिल भारतीय कृति पुरस्कारों में प्रत्येक श्रेणी में कितने रुपए की सम्मान राशि दी जाती है, तो 1 लाख रुपए दी जाती है। लेकिन जो राजकीय पुरस्कार होते हैं इनमें 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हमने देखा था कि नसीम अल बहर नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो ये भारत और ओमान के बीच में होता है। देश के किस राज्य में देश का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन, निर्माण व परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये तेलंगाना में किया जाएगा। निम्न में से किन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य के निक्षय मित्र ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो दीपा मलिक को किया गया है। ये पैरालंपिक की प्रेसिडेंट भी है। निम्न में से किस विभाग ने ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत स्वर्ण पुरस्कार जीता है, तो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पंचायती राज मंत्रालय ने इस वर्ष का राष्ट्रीय पुरस्कार में स्वर्ण पदक जीता है। भारत जो है स्पेन में जो विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप हो रही है उसमें दूसरे स्थान पर रहा है 11 पदकों के साथ में। डिटेल्स हमने आपको वहां के करंट अफेयर्स में दे दी थी। तो शुरुआत करने से पहले आज की सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से। निम्न में से किन्हें बाघ प्रिंट हस्तशिल्प विरासत के संरक्षण के लिए, ठीक है, बाघ प्रिंट हस्तशिल्प विरासत संरक्षण के लिए वर्ष 2017 का शिल्प गुरु पुरस्कार दिया गया है। ये किसे दिया गया? श्री मोहम्मद यूसुफ खत्री को, श्री मोहम्मद नसीर को, श्री मोहम्मद बिलाल खत्री को या स्वर्गवासी श्री प्रदीप झारिया को। तो इसका राइट आंसर होगा श्री मोहम्मद यूसुफ खत्री को दिया गया है। दो लोगों को लेकर के बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रखना है। जो ये श्री मोहम्मद बिलाल खत्री हैं ये इन्हीं के सुपुत्र हैं, लेकिन जो पुरस्कार दिया गया है वो श्री मोहम्मद यूसुफ खत्री को दिया गया है। ये क्यों दिया गया है? ये है श्री मोहम्मद यूसुफ खत्री जिन्हें ये दिया गया है। और ये होती है हमारी बाघ प्रिंट कला। बाघ हमने अक्सर पढ़ा होगा कि जो हमारे यहाँ डायनासोर का पार्क है वो कहाँ पर, बाघ में है। गुफाएं आपने बाघ की गुफाएं पढ़ी हैं, लेकिन वहां की एक कला है जो धार जिले में आता है बाघ, ये एक छोटा सा जगह है, लेकिन यहाँ की जो एक कला है वो फेमस है, वो है बाघ प्रिंट। बाघ प्रिंट इस प्रकार की होती है, यहाँ पर ये लकड़ी के जो एक छापे होते हैं, ठीक है, लकड़ी का एक तरह का आप ये मान के चलो कि सांचा होता है जिसमें इसके माध्यम से ये जो चित्रकारी होती है इसको उकेरा जाता है। उसमें बहुत एक लंबी प्रोसेस होती है। ये एक हस्तशिल्प कला है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये विलुप्त हो रही थी। तो इसमें जो यूसुफ खत्री हैं इनके पूरे परिवार ने, इनके बहुत पुराने समय से आप मान के चलो कि ये इनके पुरखों की देन है। ये एक कला है जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को सौंपते गए और इन्होंने उसको बचाकर रखा। बिलाल खत्री इनके पुत्र हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कृत किया जा चुका है। और जो हमारे यहाँ
कई प्रोग्राम आयोजित होते हैं, वहां पर भी उन्हें विशेष रूप से बुलाया जाता है। नए युवा हैं, लेकिन उनका झुकाव इस कला की तरफ बहुत ज्यादा है। तो अभी जो हमारे यहाँ कला के क्षेत्र में, वह कला कोई भी हो, हस्तशिल्प कला हो, मिट्टी कला हो, लकड़ी से बनाने वाले खिलौने हो या अन्य चीजें हो, ऐसे जो कि कुटीर उद्योग से जुड़े हुए होते हैं या हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े हुए होते हैं, कलाएं होती हैं, उनको ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस वर्ष का जो शिल्प गुरु पुरस्कार दिया गया है, वो मध्य प्रदेश के यूसुफ खत्री को दिया गया है और ये वर्ष 2017 के लिए दिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जो जगदीप धनखड़ हैं, और केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय कौन है, तो ये है श्री पीयूष गोयल, जिन्होंने इन्हें स्वर्ण पदक और ताम्र पत्र से सम्मानित किया है। ये जो कला है, ये धीरे धीरे क्या हो गई थी, विलुप्त हो गई थी, लेकिन 1960 के दशक में जब ये प्रक्रिया बंद हुई थी, तो जो इस्माइल खत्री का परिवार है, ठीक है, इन्होंने इस परंपरा को अपनी एक सजो कर रखा, उसको आगे बढ़ाया। और मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात यह है कि 2011 में जो दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी, उसमें मध्य प्रदेश के जो हमारी प्रदर्शनी लगी थी, जो हमारी चित्ररथ था, उसमें जो बाघ प्रिंट डिजाइन है, इसको प्रदर्शित किया गया था। सभी राज्यों की अपनी अपनी झांकियां होती हैं, तो मध्य प्रदेश का जो फोकस था वो इसमें था। 2014 वाली में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ का जो भारतीय नृत्य वो भी था। 2010 में दिल्ली में आयोजित जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उनमें खिलाड़ियों को बाघ प्रिंट से कपड़े दिए गए थे, जो टी शर्ट्स वगैरह जो भी कपड़े दिए गए थे, उसमें बाघ प्रिंट थी। यूसुफ खत्री को 2003 में राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बाघ प्रिंट की हमने आपको थोड़ा सा बताया कि ये हाथों से छपाई की जाती है, लकड़ी का एक सांचा होता है। ये गांव है, वहां का नाम बाघ है, उसी के नाम से ये कला फेमस है। लगभग 300 साल पुरानी है, और यहाँ पे जो ये लकड़ी छापे प्रयोग किए जाते हैं, इनकी भी उम्र 300 वर्ष पुरानी बताई जाती है। इसमें जो कपड़े का प्रयोग किया जाता है, कॉटन का या जूट का, कॉटन सिल्क प्रयोग किया जाता है, टसर भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें जो कलर यूज किए जाते हैं वो बहुत ही पारंपरिक तरीके से यूज किए जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि बहुत ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं, वो केले के पत्तों से या अनार की छिलकों से, इन सब चीजों से बनाए जाते हैं। मिट्टी से इनको उकेरा जाता है, बहुत एक लंबी प्रक्रिया होती है। इस वजह से ये कई बार एक कॉस्टली होती है, क्योंकि इन्हें हैंडलूम प्रोडक्ट्स कहा जाता है। ठीक है, ये मशीन के थ्रू नहीं बनते हैं, इनको हाथों के द्वारा बनाया जाता है। हैंडलूम जो होते हैं, आइटम्स होते हैं, ये इसी वजह से कॉस्टली हो जाते हैं, क्योंकि इनमें एक में यदि खराबी निकल गई तो उसको फिर दोबारा से प्रिंट किया जाता है। इसमें कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो उनका क्या होता है, एक मेहनत पूरी वापस से उन्हें दोबारा करनी होती है, इस वजह से ये थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं। अब ये जो शिल्प गुरु पुरस्कार दिया जाता है, उत्कृष्ट शिल्प कौशल, उत्पादकता या उत्कृष्टता, पारंपरिक विरासत में एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में जो प्रशिक्षु कारीगर को में निरंतरता भूमिका निभाने के लिए जो सिद्धहस्त हो चुके होते हैं, उन्हें शिल्प गुरु का दिया जाता है पुरस्कार। 2002 में भारत में हस्तशिल्प को दोबारा से उसको बचाने के लिए स्वर्ण जयंती मनाने के अवसर पे इसको शुरू किया गया था। इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, एक सोने का सिक्का दिया जाता है, साथ में एक ताम्रपत्र दिया जाता है, शॉल दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 से। निम्न में से किन्हें विलुप्त होती तारापुर हस्त छपाई कला के लिए वर्ष 2017 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्री मोहम्मद यूसुफ खत्री को, श्री मोहम्मद नासिर को, मोहम्मद बिलाल खत्री को या स्वर्गवासी श्री प्रदीप झारिया को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्री स्वर्गवासी प्रदीप झारिया को। और ये जो पुरस्कार ग्रहण किया है, वो उनकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने ग्रहण किया है, वो आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। और ये जो होती है, ये तारापुर की छपाई कला होती है, ये भी हाथ से ही की जाती है। ठीक है, हाथ से छप्पा यानी छापा मार करके एक तरह की कला होती है। और इसके अलावा जो अन्य पुरस्कार दिए गए हैं, देखिए जो झारिया परिवार है, जो प्रदीप झारिया हैं, फिर पवन कुमार झारिया हैं, इन्होंने इस कला को बचा करके रखा है, और ये कहा जाता है उस गांव के अकेले हैं जिन्हें ये कला आती है, और ये इसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार के द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके माध्यम से इसको बचाने का क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। तो जो झार जिले के मोहम्मद नासिर हैं, इनको हस्त ब्लॉक प्रिंटिंग के शिल्प के लिए, और जो मुबारक खत्री हैं, इनको बांस दरी पर्दों पर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए, और नीमच के जो श्रुतिवासी, ये नीमच के रहने वाले हैं, प्रदीप झारिया और पवन झारिया, इनको तारापुर हस्त छपा कलाई के लिए 2017 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं पर जो बिलाल खत्री हैं, इनको बांस चटाई हस्त ब्लॉक प्रिंट के लिए 2018 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें कि जो ये क्या कहते हैं, तारापुर है, ये नीमच जिले में आता है, और वहां पर एक दाबू और अल्जीरियन प्रिंट का काम, अल्जीरियन प्रिंट है, ये एक नई खोज है जो झारिया परिवार ने करी है, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। दाबू इन्हीं के नाम से रखी गई, दाबू झारिया भी इसे कई जगह कहा जाता है, वो इन्हीं के नाम पे रखी गई है।
तो ये जादू ताबू प्रिंट जो है उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें काली मिट्टी, गोंद और चूना मिला करके एक घोल तैयार किया जाता है। इसके माध्यम से एक प्राकृतिक रंग तैयार किया जाता है, फिर इसकी छपाई होती है। उसी प्रकार से यदि आप अल्जीरियन प्रिंट की बात करो तो इसमें दाबू के साथ एक अगले स्तर की वो कला हो जाती है, जिसमें इमली के बीज पाउडर और फिटकरी के मिलाकर के पेस्ट तैयार करते हैं, फिर रंग मिलाकर के इसकी छपाई करते हैं। ठीक है। अब इससे जो साड़ियाँ वगैरह तैयार होती हैं, सरकार इसके लिए बाहर मार्केटिंग कर रही है, मार्केट उपलब्ध करा रही है, ताकि क्योंकि बिना आर्थिक आमदनी के इनको आगे ये कला को ये बचाने के लिए क्या बोलते हैं, प्रोत्साहित नहीं होंगे। तो सरकार को भी इनके लिए एक मार्केट उपलब्ध कराना पड़ेगा। अलग-अलग आपने देखे होंगे कि कई प्रकार के मेलों का आयोजन आज की डेट में किया जा रहा है। आदिवासियों के लिए भी किया जा रहा है, जो हस्तशिल्प से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी किया जाता है। हुनर महोत्सव का भी आयोजन होता है। तो वहाँ पर सभी लोगों को एक मार्केट उपलब्ध कराया जाता है, प्रदर्शनी लगती है शहर-शहर पे, सभी जगहों पे, आपके जिलों में भी लगती होंगी। तो वहाँ पर आप लोगों को भी जाना चाहिए और हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। हम इनकी परचेजिंग करके इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं मार्केट तो हम ही हैं इनके लिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय पुरस्कारों में क्या होता है, इसकी जो शुरुआत हुई थी इस पुरस्कार की 1965 में हुई थी और इसमें 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है, एक ताम्रपत्र, शाल और प्रमाण पत्र दिया जाता है। और विज्ञान भवन में या कहीं पे जब इसका आयोजन होता है तो भारत के उपराष्ट्रपति, वस्त्र मंत्री ये सभी लोग इसको पुरस्कृत करते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी है मुस्कान शेख, इनका संबंध किस खेल से है? रेसलिंग से है, वेट लिफ्टिंग से है या शूटर से है या काइकिंग से है? तो इसका राइट आंसर होगा ये वेट लिफ्टर हैं और ये शिवपुरी के ग्राम मझेरा की रहने वाली हैं। आपसे पूछ लिया जाए कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये शिवपुरी की रहने वाली हैं शिल्पी। और मुस्कान इन्होंने अभी हाल ही में क्या है कि जो पावर लिफ्टिंग का कॉमनवेल्थ चल रहा है न्यूजीलैंड में, वहां पर कुल 4 गोल्ड जीते हैं और इनके जो ट्रेनर हैं वो इनके फादर ही हैं। और इसके पहले इन्होंने अगस्त 2022 में केरल के जो कासरगोड में वहां पे ऑल इंडिया पावर लिफ्टिंग कंपटीशन था, वहां पर भी 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता था। और बात करी जाए यदि मध्य प्रदेश के खेल मंत्री कौन है, तो श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया है। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। मध्य प्रदेश के इतिहास में बिजली की सर्वाधिक मांग कितने मेगावाट का नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? 15,748, 692, 692, 18,692, 25,692 मेगावाट। तो इसका राइट आंसर होगा कि 15,748 मेगावाट का अभी जो है नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इसके पहले जो ये रिकॉर्ड था, ये 24 दिसंबर 2021 में हमारे यहाँ 15,692 मेगावाट की मांग की गई थी, जिसकी आपूर्ति बिजली विभाग ने करी थी। और अभी क्या है 15,748, 27 नवंबर को ये नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कौन है, तो श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं। बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न क्रमांक 5 में। निम्न में से कौन सी दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि सबसे बड़ा है? तो मौना लोआ, काला ज्वालामुखी, मौना लोआ या विश्ववियस। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न में गड़बड़ी हो गई। राइट आंसर इसका मौना लोआ है। खबरों में क्यों है ये हमें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ पे हम डिटेल में देख लेंगे। अभी क्या हुआ कि जो यूएस का जियोलॉजिकल सर्वे है, इन्होंने जो मौना लोआ ज्वालामुखी है, ये एक्टिव ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। इसको लेकर के चेतावनी दी है कि ये वापस से फट चुका है, इसके अंदर ही अंदर क्या है, लावा फिर से बाहर आने का, तो अब आने का प्रयास कर रहा है। तो अब आने वाले समय पर इसमें क्या हो सकता है, लावा बाहर आ सकता है, जो इसका वोल्केनो है। तो अब बात करी जाए कि ये है कहाँ, तो देखिए पहले मौना लावा जो है हवाई द्वीप पे है और ये जो वहाँ का ज्वालामुखी वहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है यूएस का, उसके अंदर स्थित है। और ये अमेरिका राज्य के एक बहुत बड़े जो द्वीप है उसके आधे हिस्सों को क्या करता है, कवर करता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा सील्ड ज्वालामुखी है और ये हवाई द्वीप में अवस्थित है और ये दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों से एक है। और ये जो हवाई द्वीप है ये कहाँ पर है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये उसमें कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो संख्या 5 है जो मिल करके उस हवाई द्वीप का निर्माण करते हैं। तो 5 ज्वालामुखियों से एक है, जिसका जो एरिया है जो सबसे बड़ा है। ठीक है, ये लेकिन सबसे ऊंचा नहीं है, लेकिन ये एरिया में लगभग जो वहाँ का आधा हिस्सा है उस द्वीप का, ये अकेले कवर करता है। यदि हम सक्रिय ज्वालामुखियों की बात करें तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से जो अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो उनमें से एक तो आपका हवाई द्वीप का जो मौना लोआ है वो है, सिसिली का एटना है और स्ट्रोम्बोली है, इटली का वेसुवियस है, इक्वाडोर का कोटापैक्सी है, अंडमान और निकोबार का बैरन द्वीप ज्वालामुखी है और फिलीपींस का ताल ज्वालामुखी है, जो कि अभी सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या में आता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 की। विश्व में से निम्न में से कौन विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत में बनी पहली विज्ञान डॉक्यूमेंट्री है? मंगल यात्रा, अभिज्ञानम, मंगलम या यानम। तो इसका राइट आंसर होगा जो यानम है, ये हमारे यहाँ संस्कृत में बनी हुई पहली साइंस एक तरह से को फिक्शन डॉक्यूमेंट्री है।
और ये जो बनी है, ये हमारे यहाँ जो एक नॉवल थी डॉक्टर के राधा कृष्णन के द्वारा लिखी गई थी, उनकी आत्मकथा थी पुस्तक माई ओडिसी, मेमोइर्स ऑफ इन द मैन बिहाइंड द मंगलयान मिशन। ये पूर्व इसरो के अध्यक्ष भी रहे हैं राधा कृष्णन। इनकी पुस्तक पर ये बनाई गई है और इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है यनम। ठीक है, जो मंगलयान के आसपास घूमती है उसके बारे में उसमें पूरी एक डिटेल है। और मुख्य बात जो है वो ये संस्कृत पर ये पूरी फिल्म बनी है, तो पहली साइंस डॉक्यूमेंट्री है जो कि संस्कृत पे बनी है। और इसका जो प्रीमियर हुआ था वो पहले ही चेन्नई में 31 अगस्त को किया जा चुका था। मंगलयान जो छोड़ा गया था वो 2013 में छोड़ा गया था। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 की। वास्तु संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को पुरस्कार जीता है। निम्न में से किस वास्तु संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को का पुरस्कार जीता है? मानव संग्रहालय ने, छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय ने, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय ने या इंदिरा गांधी संग्रहालय ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय ने। इसने वास्तु के क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को पुरस्कार जीता है। अब इसका जो पुराना नाम था वो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय था। डिटेल यहाँ पर देख लेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो कि मुंबई में है, इसको जो संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक वैज्ञानिक संगठन जो कि यूनेस्को है, एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022 के लिए अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। और ये जो यूनेस्को एशिया है, ये पैसिफिक अवार्ड जो 2000 कंजर्वेशन 2021 से यूनेस्को एनर्जी टैंक फोम चैरिटेबल फाउंडेशन के बीच एक साझेदारी निर्मित किया गया था। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, इसकी स्थापना जो की गई थी 1922 में की गई थी। और उस समय के जो भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में इसका नाम था, बाद में इसका बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय कर दिया गया। यदि बात करी जाए कि 2022 में किनको किनको सम्मानित किया गया, तो उत्कृष्टता के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को किया गया है जो कि मुंबई भारत का है। विशिष्टता के लिए गोलाकोंडा को, हैदराबाद को, भारत की बावड़ी को, फिर हैदराबाद की भारत की बावड़ी को, फिर जॉर्ज कनाट को, यज्द ईरान को, निल्सन हेज लाइब्रेरी और बैंकॉक थाईलैंड को किया गया है। ये यहाँ पे आपको ये संग्रहालय दिख रहा होगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की। मनरेगा रोजगार गारंटी योजना में सुधार के लिए केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? अरविंद सिन्हा, सचिन सन्याल या अमरजीत सिन्हा? तो इसका राइट आंसर अमरजीत सिन्हा होगा। डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। ये क्या तो पूर्व ग्रामीण सचिव थे अमरजीत सिन्हा। इनकी अध्यक्षता पे मनरेगा में कुछ सुधारों के लिए एक समिति गठित की गई है। इनका काम ये रहेगा कि मनरेगा से और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता मनरेगा का जो मेन फोकस है, पहले क्या था कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना था, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन अब इसका क्या हो गया है कि इसको गवर्नमेंट ने धीरे धीरे शिफ्ट कर दिया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे यहाँ जो कार्य हो रहे हैं वो मनरेगा के थ्रू ही कराए जाएं। तो एक माध्यम गरीबी भी दूर करना था, दूसरा लोगों को स्वरोजगार, दूसरों को लोगों को रोजगार का अवसर भी उपलब्ध कराना था। तो अब इसमें काम क्या है, मांग कितनी है, किस तरीके से जनरेट की जाए, खर्चों के तरीके क्या रखे जाए कि लोगों को इसका लाभ मिले, केवल सरकार गड्ढा खुदाने पे पैसा ना खर्च करे, उसका एक आउटपुट भी प्रॉपर मिले, इन सब चीजों को ये सुझाव देंगे। बात करें यदि मनरेगा की, तो पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में मनरेगा हो गया। 23 अगस्त 2005 को भारतीय संसद द्वारा जब इसका पारित किया गया था और 6 फरवरी 2006 को ये लागू हुई थी। लेकिन 2 अक्टूबर 2019 को इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में संशोधन के माध्यम से इसका नाम क्या कर दिया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। ठीक है, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की ये गारंटी देता है। जैसे शिक्षा का अधिकार है, वैसे उसी प्रकार से इसको रोजगार का अधिकार भी रखा गया है और 100 दिनों की इसमें गारंटी दी जाती है। और ये जो पूरी की पूरी ये जो अधिनियम है, ये योजना है, ये हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में रहता है। वर्तमान में इसके मंत्री कौन है, तो गिरिराज सिंह है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 9 में द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास आस्ट्रा हिंद 22 किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा है? भारत अमेरिका, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत ब्राजील और भारत फ्रांस? तो इसका राइट आंसर होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये पहला अभ्यास है। तो आस्ट्रा हिंद श्रृंखला का ये पहला युद्धाभ्यास है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। तो आपसे एक बार पूछा जा सकता है, जो इसका अभ्यास हो रहा है ये राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है, यानी राजस्थान में हो रहा है। ठीक है, इसमें हमारे देश की जो सेना की तरफ से डोगरा रेजिमेंट है वो भाग ले रहा है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की भी सेना आएगी और आगे चल करके शांति के उद्देश्य से ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे आखिरी प्रश्न की तरफ। भारत वैश्विक उत्पादन में
कितने प्रतिशत का योगदान देता है, यानी भारत का जो वैश्विक दूध उत्पादन होता है उसमें कितना योगदान है, 11%, 23%, 14.6% या 7.36%। तो इसका राइट आंसर होगा भारत का जो विश्व के दुग्ध उत्पादन में 23% की हिस्सेदारी है। अभी क्या हुआ है कि जो दुग्ध है उस दुग्ध को लेकर के प्रधानमंत्री के एक क्या कहते हैं सेमिनार आयोजित हुआ था, तो उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है, सरकार ने अपना डेटा रखा है, तो बताया कि पहली बात तो भारत जो दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है पूरे विश्व में, और साथ में पूरे विश्व में 23% का दुग्ध के उत्पादन में योगदान देता है। लेकिन आपसे यदि पूछा जाए कि सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन कहाँ होता है, तो हमें याद रखना उत्तर प्रदेश में 15% होता है, राजस्थान का 14.6%, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे आता है 8.6% के साथ। और यदि हमारी अर्थव्यवस्था की बात करी जाए तो डेयरी एकमात्र ऐसा है जो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान देता है। अब धीरे धीरे क्या है इसका योगदान बढ़ भी रहा है, ठीक है। और इसके इसके द्वारा यदि आप रोजगार की बात करो, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों, प्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार मिलता है कुछ लोगों को जो दुग्ध उत्पादन करते हैं उनके लिए प्रत्यक्ष रोजगार होता है, लेकिन उसके लिए जो बाकी के प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं, जो पशुओं का आहार हो गया या वहाँ पे जो उन कुछ लोगों को रोजगार मिल जाता है डेयरी वगैरह में, तो अप्रत्यक्ष रोजगार हो गया। तो इसमें कुल मिलाकर के दोनों लोगों को मिला जाए तो लगभग 80 मिलियन लोगों को इसमें क्या होता है, रोजगार मिलता है, ठीक है। अब भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, 23% का योगदान देता है, और इसका जो इसके बाद जो नंबर आता है वो एक तो यूएसए का आता है, फिर चाइना का आता है, फिर पाकिस्तान का आता है, फिर ब्राजील आता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन होता करने वाला राज्य है, ठीक है। और भारत में यदि बात करी जाए तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 406 ग्राम का दुग्ध उपलब्ध है, और जो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान है वो करनाल हरियाणा में है। हमने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था, निम्न में से किस चंदेल वंश के शासक को खजुराहो लेक में परम भट्टारक की उपाधि दी गई है। देखिए जो परम भट्टारक होते हैं, आप इसको एक तरह से ये कह सकते हैं परम भागवत, ठीक है। ये क्या होता था कि जो चंदेल वंश हो या बाकी के जो उस समय के थे, तो सभी लोगों को क्या होता था कि अपने आप को, ज्यादातर लोग ये इस तरह की जो इस प्रकार की आपको उपाधि वाले मिलेंगे, आप देखेंगे कि वो किसी न किसी एक धर्म को मानने वाले होते थे, ठीक है। तो उनकी जो उपाधियां होती थी लगभग उसी से मिलती जुलती थी, ज्यादातर लोगों की, सभी की नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो हर्ष थे, ये कौन थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, ठीक है, वैष्णव धर्मावलंबी थे। तो वैष्णव धर्म क्या होता था, भागवत से जुड़ा हुआ था, एक याद रखने के लिए भी आप कह सकते हो। तो इन्हों भट्टारक या परम भागवत, इस प्रकार की उपलब्धि उपाधियां जो होती थी ये लोग धारण करते थे। तो हर्ष जो थे ये पहली बात तो ये चंदेल वंश के राजा थे और सबसे प्रतापी राजा थे, और इन्होंने जो कन्नौज राज्य वहां के प्रतिहारों से लड़ाई भी लड़ी थी, फिर चंदेल वंश को इससे स्वतंत्र भी कराया था। और जो खजुराहो में लेख प्राप्त हुए हैं उसमें इन्हें परम भट्टारक कहा गया है, ठीक है। और इनके समकालीन दो राजवंश थे, एक तो चौहान था, दूसरा कलचरी के साथ थे। इनके साथ इन्होंने अपनी वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी मित्रता भी एक तरह से कहते हैं प्रगाढ़ की थी, राज्य का विस्तार भी किया था एक तरह से। और उन्होंने अपने वंश की जो उनकी नट्टा देवी थी, इनका विवाह जो इन्होंने किया था कल्चुरल कोक्कल के साथ किया था, और खुद उन्होंने चहमान वंश की कन्या कंचुका के साथ विवाह किया था, और ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने बहुत सारी डिटेल दे दी है वहां पर पहले ही उत्तरों में, और यहाँ पर ज्यादा बताने के लिए कुछ रह नहीं जाता, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ जानकारियां थी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप सभी के लिए आज का प्रश्न ये रहेगा, निम्न में से किस चंदेल वंश के शासक ने परमार शासक राजा भोज को परास्त किया था। राहिल ने, यशोवर्मन ने, हर्ष ने या विद्याधर ने। राइट आंसर नीचे कमेंट करके देना है, और उस व्यक्तित्व के बारे में 4 से 5 लाइनें आप सभी को बताना है। जिसके आंसर राइट होंगे एग्जाम गुरुजी की तरफ से उनको लाइक मिलेगा। जो कुछ जानकारियां शेयर करेंगे जो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, उनको एग्जाम गुरुजी की तरफ से हार दिया जाएगा, ताकि बाकी सभी लोग समझ जाएं कि इसमें हमें कुछ अच्छा पढ़ने को मिलने वाला है। आप सभी यदि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम गुरुजी के कोर्सेज में ऑफर चल रहे हैं, जो कि दिसंबर तक के लिए मात्र है। इसके साथ आप प्री का कोर्स परचेज करते हैं तो प्री के नोट्स मिलेंगे, मुख्य परीक्षा के कोर्स परचेज करते हैं तो आपको प्री प्लस मेंस दोनों के नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, इनकी कोई अलग से कॉस्ट ली नहीं जाएगी। साथ ही में आपको ये जो कोर्स मिलेंगे 3 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेंगे, और ये लगातार अपडेट्स होते रहते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या एग्जाम गुरुजी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से भी परचेज कर सकते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है अगले करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।